जय भारत। आज हम कर रहे हैं मनिका सर नोट्स हिस्ट्री ऑप्शनल प्राचीन भारत, उसका पार्ट सेकंड, उसका चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हम थे वाकाटक वंश पर। शुरुआत करते हैं। सातवाहन साम्राज्य के पतन के उपरांत प्रायद्वीपीय भारत में वाकाटक वंश नाम से एक नई शक्ति का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी के मध्य तक, जब तक कि चालुक्य शक्ति का उदय नहीं हो गया, वाकाटक ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित रहा। वाकाटक राज्य के संस्थापक विंध्य शक्ति के पूर्वजों में उसके उद्गम स्थान के विषय में ठोस जानकारी का अभाव है, परंतु यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहन साम्राज्य के पतनोपरांत उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा अपने साम्राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया। उसका पुत्र प्रवरसेन भी एक शक्तिशाली शासक था तथा उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। इसके समय वाकाटकों का साम्राज्य उत्तर के मध्य प्रांत तथा बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में उत्तरी हैदराबाद तक फैल गया। वाकाटक साम्राज्य या फिर वाकाटक सम्राट ब्राह्मण धर्म का पोषक था। प्रवरसेन के पश्चात उसका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग उसके पुत्र गौतमीपुत्र की अध्यक्षता में नागपुर में स्थापित हुआ, तो दूसरा सर्वसेन एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बरार के वत्सगुल में। नागपुर केंद्र के एक शासक रुद्रसेन सेकंड का ही विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ। आगे 6वीं सदी के उत्तरार्ध में वाकाटकों को मध्य प्रदेश में नल, कोंकण में मौर्य तथा उत्तरी महाराष्ट्र में कलचुरी वंश से संघर्ष करना पड़ा। इसमें संभवतः वाकाटक साम्राज्य का अधिकांश भाग नल वंश के हाथ में चला गया। वाकाटक शासक साहित्य के पोषक तथा कलाप्रेमी भी थे। वाकाटक शासक प्रवरसेन सेकंड को सेतुबंध नामक कृति का रचयिता माना जाता है। कलिंग का चंदी वंश देखें तो कलिंग के चंदी वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत के रूप में इस वंश के महान शासक खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख है, जो पुरी जिले में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चेंदी वंश का संस्थापक महामेघवाहक नामक व्यक्ति था। इसी स्रोत से पता चलता है कि खारवेल इस वंश का महानतम शासक था और कालानुक्रम की दृष्टि से वह इस वंश का तीसरा शासक था। 24 वर्ष की आयु में 24 ईसा पूर्व में वह सिंहासन पर बैठा। उसने उत्तर और दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया तथा अनेक युद्ध किए। शातकर्णी प्रथम से उसके संबंध अच्छे थे, फिर भी उसने उसकी उपेक्षा कर उसकी सीमाओं से होकर कृष्णा नदी तक आक्रमण किया। अपने शासन के 12वें वर्ष में भी सुदूर दक्षिण के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया तथा पर्याप्त धन लूटा। इसके पहले राज्याभिषेक के 4थे वर्ष उसने बरार के भोजकों तथा पूर्वी खानदेश तथा अहमदाबाद के आरठिकों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। अपने शासन के 5वें वर्ष उसने तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी लाने में सफलता अर्जित की। इस नहर का निर्माण किसी मगध शासक ने कराया था। अभिषेक के 8वें वर्ष में उसने उत्तर भारत में सैनिक अभियान किया। उसकी सेना ने बराबर की पहाड़ियों को पार कर यवन राज्य पर आक्रमण कर दिया। अपने शासन के 12वें वर्ष में उसने मगध पर विजय प्राप्त की। संभवतः इस समय मगध का शासक वहस्पतिमित्र था। इस अभियान में उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई। वह भगवान जिन की वह मूर्ति भी मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको 3 शताब्दी पूर्व मगध शासक द्वारा कलिंग से ले जाया गया था। खारवेल सिर्फ विजेता ही नहीं था वरन एक योग्य शासक भी था। उसने विभिन्न निर्माण कार्य किए, जिसमें अनेक मीनारे, बाग, तालाब, नहर आदि शामिल थे। उसने महाविजय प्रसाद नाम का एक विशाल महल, खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाएं और संभवतः उसके निकट एक संघ भी बनवाया। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु था। खारवेल के पश्चात चंदी वंश के पतन के इतिहास के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं हो पाया है। संभवतः उसका राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर निर्बल हो गया और अंत में नष्ट हो गया। चंदी वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में कम
ज्ञान होते हुए भी यह माना जा सकता है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में इस वंश ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के विक्टर ने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। लगभग 200 ईसा पूर्व से भारत पर बार बार विदेशी हमले होने लगे। सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश पार किया। इसको इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, बैक्ट्रियन ग्रीक आदि नाम से भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है और इसने भारत के विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। आगे इंडो ग्रीक मध्य एशिया की तत्कालीन राजनीति से बांधे होकर इन्हें भारत विजय की योजना बनानी पड़ी। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस ने मध्य एशिया के बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाकर एक साम्राज्य कायम किया। सेल्यूकस के ऐशम अधिकारियों के समय में उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। बैक्ट्रिया और पार्थेय साम्राज्य से अलग हो गए और 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन राज्य के नाम से जाना जाता है। उस समय एंटियोकस सेकंड सीरिया का राजा था और डियोडोटस प्रथम उसका गवर्नर। इस वंश के शासक मध्य एशिया में अपनी शक्ति का प्रसार करते रहे। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस आदि शासकों ने यवनों की शक्ति का मध्य एशिया में विस्तार किया। यूथिडेमस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने संभवतः डियोडोटस सेकंड की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। सीरिया के नए शासक एंटियोकस तृतीय ने बैक्ट्रिया में यूथिडेमस की सत्ता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी यूथिडेमस के पुत्र दामित्तस से किया और यूथिडेमस ने आर्कोशिया, सिस्तान, पेरिपेमिसदई पर भी अधिकार कर लिया। इसी समय सिथियनों ने मध्य एशिया में अपने पांव फैलाने आरंभ किए और चीनी शासक शी हुआंग द्वारा चीन की विशाल दीवार के निर्माण ने सिथियनों का चीन की तरफ बढ़ने का मार्ग रोक दिया। फलत वे बैक्ट्रिया और पार्थिया पर दबाव डालने लगे, अतः यवनों को भारत की तरफ बढ़ने को बाध्य होना पड़ा। भारत की तत्कालिक राजनीति भी यवनों को भारत की तरफ बढ़ने को बाध्य होना पड़ा और उसके सामने महान यूनानी विजेता सिकंदर का आदर्श भी था। यवन भारत से धन की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत विजय की योजना बनाई। इसमें पढ़ते हैं डेमेट्रियस प्रथम 189 से लेकर 171 ईसा पूर्व से है। भारत पर पहला महत्वपूर्ण यवन आक्रमणकारी यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस प्रथम का यादमित्त था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। बैक्ट्रिया का राजा अपने पुत्र को सुपुर्द कर वह अपने 2 सेनापतियों अपोलोडोटस और मिनांडर के साथ भारत की तरफ बढ़ा। अपोलोडोटस के साथ वह सिंधु की ओर से आगे बढ़ा और इस पर उसने अधिकार किया। माध्यमिक ब्रट में चित्तौड़ का निकटवर्ती क्षेत्र भी उसके नियंत्रण में आ गया। मिनांडर के नेतृत्व में यवनों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़ते हुए वे मथुरा, पांचाल, संकेत तथा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकलबेट में सियालकोट पाकिस्तान में बनाई। उसने भारतीय राजाओं के समान उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपियों का व्यवहार किया गया। गार्गी संहिता, महाभाष्य और स्ट्रैबो के विवरणों से यवन आक्रमण की पुष्टि होती है और यवनों के भारतीय प्रसार को शुंग शासक पुष्यमित्र ने रोका। फलत यवनों को बांध्या होकर सिंधु नदी तक वापस आना पड़ा। यद्यपि शुंगों ने यवनों को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया, तथापि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कुछ क्षेत्र यवनों के नियंत्रण में बने रहे। आगे जिस समय डेमेट्रियस भारत विजय में व्यस्त था उसी समय यूक्रेटाइट्स के नेतृत्व में विद्रोह खड़ा हुआ। जस्टिन के अनुसार दामित्र 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेटाइट्स का सामना करने को आगे बढ़ा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। बैक्ट्रिया पर डेमेट्रियस पूर्ण अधिकार नहीं कर सका और वह राज्य उसके हाथों से जाता रहा। उसे पश्चिमी पंजाब और सिंध से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस समय से भारतीय यूनानी राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। डेमेट्रियस की राजधानी साकल बनी रही, परंतु यूक्रेटाइट्स का राज्य पश्चिमी पंजाब में बैक्ट्रिया तक फैल गया, क्योंकि उसके सिक्के बैक्ट्रिया, सिस्तान, काबुल घाटी, कपिशा और गांधार से प्राप्त हुए हैं।
डेमेट्रियस के पश्चात भारत में यवनों की 2 शाखाओं के राज्य का उल्लेख मिलता है। पहला वंश यूथिडेमस और डेमेट्रियस का था तथा दूसरा यूक्रेटाइड्स का। इन दोनों वंशों के अनेक शासकों का उल्लेख मिलता है, परंतु उनका तिथि क्रम निश्चित नहीं है और विवाद का विषय है। इन शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। मिनांडर मिलिंद के बने पड़े। यूथिडेमस के वंशजों में ही नहीं बल्कि समस्त हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान राजा मिनांडर ही था। वह डेमेट्रियस के सेनापति के रूप में भारत आया था। यूनानी लेखकों स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि ने मिनांडर की गणना महान यवन विजेताओं में किया है। उसका एक लेख शिवकोट की धातुगर्भ मजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार उसका अधिकार पेशावर पर था। पेरिप्लस के अनुसार उसके सिक्के भड़ोच में चलते थे। माना जाता है कि उसने सिकंदर से भी ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया। मथुरा से उसके पुत्र स्ट्रैबो प्रथम के प्राप्त सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार मिनांडर का साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत प्रतीत होता है। उसकी राजधानी सियालकोट थी। मिलिंदपन्ने नामक बौद्ध ग्रंथ से इस नगर की भव्यता का पता चलता है। बौद्ध अनुश्रुति मिनांडर को इस धर्म का संरक्षक मानते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि मिलिंदपन्ने में भिक्षु नागसेन से दार्शनिक सलाप करने वाला सियालकोट का शासक मिनांडर ही था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार भिक्षु नागसेन के दार्शनिक उत्तर से संतुष्ट होकर न केवल उसने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, बल्कि भिक्षु एवं तोतकतवा अहर्तव पा लिया। इस प्रकार मिनांडर एक न्यायप्रिय एवं शक्तिशाली यवन शासक था। मिलिंदपन्नों के अनुसार वह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या और कला का भी प्रेमी था। यूथिडेमस वंश के विनाश के पश्चात यूक्रेटाइड्स वंश सत्ता में आया। इसका एक महत्वपूर्ण शासक एंटियालकिडास था, जिसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपने दूत हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने विष्णु के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। हमरियस इस वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीयार्ध में कंधार क्षेत्र के पार्थियनों ने इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट जो वंश है वो है शंक राजवंश। तक्षशिला के प्रारंभिक शंक शासकों में मेउस का नाम सर्वप्रमुख है। सामान्यतः उसका समय 20 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक माना जाता है। पश्चिमोत्तर प्रदेशों से उसके अनेक सिक्के मिलते हैं। उनकी पहचान तक्षशिला ताम्रपत्र के महाराज मोग से की जाती है। अल्तेकर का विचार है कि वह पहले पार्थियनों का सामंत था। मेउस के पश्चात एजेज तक्षशिला का शंक शासक हुआ। वह भी एक प्रतापी राजा था। उसने पंजाब में यूथिडेमस कुल के यवनों को परास्त कर वहां अपना आधिपत्य कायम किया। आगे क्षत्रप वंश। मथुरा के शंक क्षत्रप मथुरा में शंकों का शासन कब और कैसे स्थापित हुआ, यह निश्चित रूप से बता सकना कठिन है। टारन तथा स्टेनकोनो जैसे कुछ विद्वान जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि मालवा में विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व द्वारा पराजित होने और खदेड़े जाने पर शंक मथुरा में आकर बस गए। इसी शासक को मालवा अथवा विक्रम संवत का संस्थापक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसके 135 वर्ष बाद शंक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। आगे पश्चिमी भारत के शहरात। पश्चिमी भारत में 2 शंक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र का शहरात वंश और सेकंड है कारदमक जनिवट में चस्टन वंश तथा सौराष्ट्र और मालवा के शंक क्षत्रप। फर्स्ट है शहरात वंश के बारे में देखें तो इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट तथा सौराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। शहरात वंश का पहला राजा भूमक था। उनके सिक्के गुजरात, काठियावाड़ तथा मालवा के क्षेत्र में मिलते हैं। सिक्कों पर ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों में लेख लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि के प्रयोग से ऐसा लगता है कि पश्चिमी राजपुताना तथा सिंध के कुछ भागों पर भी उसका अधिकार था। भूमक का कोई अभिलेख नहीं मिलता। नहपाणी इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र तक मिले हैं। ये
चांदी तथा तांबे के हैं। सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए है। नहपान ने लगभग 119 ईस्वी से 125 यानी 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्लिखित किए गए हैं। सेकंड है मराकार्दमक जनिचष्टक वंश तो शहरातों के पश्चात सौराष्ट्र तथा मालवा में शंकों के एक दूसरे कुल ने शासन किया। यह नया वंश कार्दमक वंश के नाम से प्रसिद्ध है। चष्टन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शंकों का राजा हुआ। वह अभी तक भारत में शासन करने वाले शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ से शंख संवत 72 में 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ और यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना था तथा उसने महाक्षत्रप की उपाधि समय ग्रहण की थी। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि उसके पूर्व शंकों की शक्ति निर्बल पड़ गई थी, जिसे अपने बाहुबल से रुद्रदामन ने पुनः प्रतिष्ठित किया। वह एक महान विजेता था। अभिलेख में निम्नलिखित स्थानों की विजय करने का श्रेय उसे प्रदान किया गया है। फर्स्ट है आकर अवंती। इससे तात्पर्य पूर्वी पश्चिमी मालवा से है और आकर की राजधानी विदिशा तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी में थी। अनूप नर्मदा तट पर स्थित महेशमती में यह प्रदेश स्थित है। महेशमती पर एक फिल्म भी बनी है, बाहुबली महेशमती, तो यही था महेशमती। इस स्थान की पहचान मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में स्थित महेश्वर तथा मानदाता से की जाती है। आगे है अप्रांता। इससे तात्पर्य उत्तरी कोंकण से है। इसकी राजधानी शुपारक में थी। प्राचीन साहित्य में इस स्थान का प्रयोग पश्चिमी देशों को इंगित करने के लिए किया गया है। महाभारत में इसे परशुराम की भूमि बताया गया है। आरनत तथा सौराष्ट्र। इससे तात्पर्य उत्तरी तथा दक्षिणी काठियावाड़ से है। पहले की राजधानी द्वारका तथा दूसरे की गिरनार में थी। ये सभी आजकल गुजरात प्रांत में है। आगे है कुकुर। यह आरनत का पड़ोसी राज्य था। डीसी सरकार के अनुसार तथा पूर्व की ओर ये प्रदेश स्थित थे। कनिष्क के सुई बिहार लेख से निचली सिंधु घाटी पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ऐसा लगता है कि रुद्रदामन ने कनिष्क के उत्तराधिकारियों को हराकर इस भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे निषाद। महाभारत में इस स्थान का उल्लेख मत्स्य के बाद मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यह उत्तरी राजस्थान में स्थित था। भुल्लर ने निषाद देश की स्थिति हरियाणा के हिसार बटनेर क्षेत्र में निर्धारित की है। जूनागढ़ अभिलेख से ही ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया। यह पराजित नरेश वाष्ठीपुत्र पुलमयी था। नासिक अभिलेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी असिक, असमक, मुल्लक, सौराष्ट्र, कुकुर, अप्रांत, अनूप, विदर्भ, आकर तथा अवंती का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु के बाद रुद्रदामन ने उसके उत्तराधिकारी वशिष्ठपुत्र पुलमानी से उपयुक्त में से अधिकांश प्रदेश को जीत लिया। सिंध सौवीर क्षेत्र को उसने कनिष्क के उत्तराधिकारियों से जीता होगा। जूनागढ़ अभिलेख स्वाभिमानी तथा अदम्भ योद्धाओं के साथ उसके युद्ध तथा उसकी पराजय का भी उल्लेख करता, जिन्होंने संभवतः उत्तर की ओर से उसके राजा पर आक्रमण किया होगा। योद्धा गणराज्य पूर्वी पंजाब में स्थित था। योद्धा अत्यंत वीर तथा स्वाधीनता प्रेमी थे। पाणिनि ने उन्हें आयुधजीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है। योद्धाओं को पराजित कर रुद्रदामन ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया तथा उसका राज्य उनके आक्रमणों से सदा के लिए सुरक्षित हो गया। महान विजेता होने के साथ साथ रुद्रदामन एक प्रजापालक सम्राट भी था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का
झील का, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थी, बांध बनाकर भारी वर्षा के कारण टूट गया और उसमें 24 हाथ लंबी इतनी ही चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार बन गई। इसके फलस्वरूप झील का सारा पानी बह गया। इस दैवी विपत्ति के कारण जनता का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया तथा चारों ओर हाहाकार मच गया। चूंकि इसके पुनर्निर्माण में बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी, अतः उसकी मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए उसे धन व्यय किए जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की, किंतु रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत करवाई तथा उससे तिगुना मजबूत बांध बनवा दिया। वह एक शासक था जिसने कभी अपनी प्रजा से न तो अनुचित धन वसूल किया और न ही बेगार बैठ में विष्टि तथा प्रणय कर ही लिया। उसका जो कोष था, नेक्स्ट है कि उसका कोष स्वर्ण, रजत, हीरे आदि बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण था। उसके शासन में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। उसके साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत का शासन योग्य तथा विश्वासपात्र अमात्य बैठ में राज्यपाल के अधीन रखा गया था। उसके कार्यों में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी, जिसमें दो प्रकार के मंत्री होते थे। फर्स्ट है मति सचिव यानी सलाहकार और सेकंड है कर्म सचिव यानी कार्यकारी मंत्री। वह प्रशासनिक कार्य अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता था तथा शक्ति संपन्न होते हुए भी निरंकुश नहीं था। मति सचिव उसके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे, जबकि कर्म सचिव कार्यपालिका के अधिकारी थे। इन्हीं में से राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, अधीक्षण आदि की नियुक्ति की जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समान उसने भी पराजित राजाओं के राज्य पुनः वापस कर लिए थे। संभवत ये शासक वे थे जिन्हें इसके पूर्व गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पराजित किया था, क्योंकि नासिक लेख से पता चलता है कि उसने क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया था। रुद्रदामन महान विजेता एवं कुशल प्रशासक होने के साथ ही साथ एक उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या प्रेमी था। वह वैदिक धर्मानुयायी था तथा संस्कृत भाषा को उसने राज्याश्रय प्रदान किया। उसका शिलालेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदयवर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वह वस्तुतः एक छोटा गद्य काव्य ही है। इससे पता चलता है कि रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत तथा तर्क विद्या में प्रवीण था। उसे गद्य पद्य रचना में निपुण बताया गया है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ उसका अभिलेख प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है तथा इससे उस समय संस्कृत भाषा के पर्याप्त रूप से विकसित होने का प्रमाण मिलता है। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। गिरनार अभिलेख का कथन है कि वह अनेक संयमों में गया तथा उसने कई राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया था। इन उल्लेखों से प्रकट होता है कि उसके समय तक शंख भारतीय समाज में पूर्णतः घुल मिल गए थे। इस प्रकार रुद्रदामन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, उदार एवं लोकोपकारी प्रशासक तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति का महान उन्नायक था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक सामान्य तौर से स्वीकार किया जाता है। उसका अंत किन परिस्थितियों में हुआ यह हमें ज्ञात नहीं है। 150 ईस्वी के गिरनार अभिलेख के पश्चात हम उसका नाम नहीं सुनते। निसंदेह उसका शासनकाल पश्चिमी क्षत्रियों की शक्ति के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है कुषाण राजवंश। कुषाणों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर एशिया के विशाल एवं व्यापक भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस विशाल साम्राज्य में 3 सभ्यताओं और संस्कृतियों का समन्वय हो गया था। पश्चिम में यूनानी रोमन सभ्यता, पूर्व में चीनी सभ्यता और दक्षिण पूर्व में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का परस्पर समन्वय हुआ। कुषाणों के नेता कुजुल कडफिसेस का शासन 40 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था।
उसने हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण में आक्रमण किया और काबुल पर विजय प्राप्त कर गांधार और तक्षशिला राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कडफिसेस की 77 अथवा 78 ईस्वी में मृत्यु हुई। इस समय तक उसने भारत की सीमाओं पर स्थित इंडो यूनानी शंकों और इंडो पार्थियन समुदायों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भीमकंडफिसेस कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी था। उसने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की। चीनी इतिहासकार शू मा चिए ने लिखता है कि यूची सरदार कुजुल कडफिसेस ने यूची लोगों के 5 कबीलों को संगठित किया और उन्हें लेकर उत्तरी पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में घुस गया, जहां उसने हरमायस को परास्त कर काबुल तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ईसा की पहली शताब्दी के मध्य के तुरंत बाद 80 वर्ष की आयु में कुजल कडफिसेस की मृत्यु होगी तथा उसका पुत्र भीम कडफिसेस उत्तराधिकारी बना। विम्मा ने सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से ज्ञात होता है कि उनका राज्य बनारस और सिंधु घाटी के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि नर्मदा नदी के तट तक उसका अधिकार था और मालवा एवं पश्चिमी भारत के शंख क्षत्रपों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। आगे के इस समय तक चीनियों ने उत्तर में अपनी शक्ति को पुनर्गठित कर लिया था और कुषाणों के साथ उनका संघर्ष हुआ। चीन सेनाध्यक्ष पान यो ने चीनी तुर्किस्तान पर विजय प्राप्त की और कैस्पियन सागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पार्थिया तक अधिकार कर लिया। इसके बाद कनिष्क सिंहासनारूढ़ हुआ, जो संभवतः जनजाति के छोटे यूची वर्ग का था। पेशावर के निकट पुरुषपुर उसकी राजधानी थी, जहां पर उसने बौद्ध धर्म के अनेक भवनों का निर्माण कराया। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसने कश्मीर को राज्य में मिला लिया और सिंधु एवं गंगा घाटी के मध्य क्षेत्र पर अपना आधिपत्य सुदृढ़ किया। उसकी सेना पामीर के उस पार तक गई और चीनी राजा को पराजित किया। खोतान, यारकंद एवं काशगर के प्रमुखों को वार्षिक राजकर देने के लिए बाध्य कर दिया। परंपरागत स्रोतों से ज्ञात होता है कि कनिष्क जब चीनी तुर्किस्तान से लौट रहा था तो उसके अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। मतलब जो उसके नेस्ट थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। जो अधिकारी उसके विजय अभियानों से बहुत दुखी एवं परेशान हो चुके थे। उसके जीवन का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ था। रोमलता पर लिखती है कि पहले 2 राजाओं और कनिष्क में जो भीम के बाद सिंहासनारूढ़ हुआ, क्या संबंध था? यह निश्चित है, इसमें संदेह नहीं कि वह मूलतः मध्य एशिया का था, क्योंकि मथुरा के निकट कुषाण राजाओं के जो चित्र मिले हैं उनमें से एक में कनिष्क को ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन यह भी हो सकता है कि पहले राजाओं के साथ उसका कोई सीधा संबंध न रहा हो। कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने शिलाओं पर अनेक लेख खुदवाए थे। एक साक्ष्य के अनुसार कनिष्क अपने शासन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक और संरक्षक बन गया था। यद्यपि बौद्ध साहित्य में इस तथ्य पर घृणात्मक भाव व्यक्त किए गए हैं, लेकिन वे कनिष्क को दूसरा अशोक मानते हैं। उनके काल के सिक्कों से ज्ञात होता है कि वह विभिन्न धर्मों के विभिन्न देवताओं को मानता था। ये देवता पारसी, यूनानी, मिथ्राइक एवं भारतीय धर्मों के थे। सिक्कों पर अंकित विभिन्न धर्मों के देवताओं से भ्रम उत्पन्न होता है। संभवतः वह पारसी धर्म को मानता हो और अन्य धर्मों के देवताओं का सम्मान करता हो। कनिष्क के शासनकाल में बौद्धों की चौथी परिषद बौद्ध धर्म शास्त्रों और सिद्धांतों से संबंधित विवादास्पद विषयों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस परिषद के निष्कर्षों को ताम्र पत्रों पर खुदवाया गया था, जो राजधानी के एक स्तूप में सुरक्षित है। इस परिषद के अधिकांश प्रतिनिधि हीनयान उप संप्रदाय के थे। इस काल में बौद्ध धर्म निश्चित रूप से शिथिल हो गया था। महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। प्रारंभ में बौद्ध धर्म एक भारतीय उत्पत्ति थी और पुनर्जन्म, आत्मा के स्थानांतरण और कष्टों एवं पीड़ाओं से मुक्ति आदि भारतीय विचारधारा एवं मान्यताओं पर आधारित था। इसमें कर्तव्य परायणता एवं दायित्वों के प्रति निष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। महत्वाकांक्षी एवं दृढ़ पर्वतारोही, निरुद्देश्य विचरण करने वाले अश्वारोही और हेलियोनाइट्स अलेक्जेंड्रिया वासियों को आकर्षित करने के लिए इन मौलिक शिक्षाओं में
समय कुल परिवर्तनों की अति आवश्यकता थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के प्रति सम्मान की भावना पूजा उपासना में बदल गई थी और महात्मा बुद्ध को मानवता का संरक्षक माना जाता था। शीघ्र ही कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। नागाओं और योद्धाओं ने कुषाण साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई। एक नाग शासक ने संवत 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण इन दो के अतिरिक्त अन्य जनजातियों जैसे मालव और कुनिंद भी शक्तिशाली हो गई। कनिष्क के उत्तराधिकारियों ने लगभग 150 वर्ष तक शासन किया। फारस की घटनाओं ने पुनः पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास में हस्तक्षेप किया। 226 ईस्वी में आर्देशिर ने पार्थियों को उखाड़ फेंका और ससानियन वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी ने 3री शताब्दी के मध्य में पेशावर और तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप कुषाण राजा ससेनियों के सरदार मात्र ही बनकर रह गए। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कनिष्क के उत्तराधिकारी विशिष्ट हुविशिक और वासुदेव थे। इसके बाद का इतिहास स्पष्ट नहीं है। कनिष्क के विशाल साम्राज्य के अवशेषों पर मध्य एशिया और पश्चिम में फारस के ससेनियन साम्राज्य का विस्तार हुआ और भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मौर्योत्तर काल में किसी एक विशाल साम्राज्य के स्थान पर विभिन्न प्रकार के राजवंशों का शासन रहा, जिनके क्षेत्र तथा कार्यकाल में भी भिन्नता रही है। आगे मौर्योत्तर काल प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्योत्तर काल के भारत का राजनीतिक इतिहास परस्पर संघर्षरत शासकों और विदेशी आक्रांताओं का एक अव्यवस्थित चित्र उत्पन्न करता है। मौर्योत्तर काल के अधिकांश राज्य छोटे छोटे थे। यद्यपि इस काल में उत्तरी भारत में कुषाणों ने तथा दक्षिण भारत में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेशों पर राज्य स्थापित किया, परंतु न तो सातवाहन के और न ही कुषाणों के प्रशासनिक संगठन में वह केंद्रीकरण का जो मौर्य प्रशासन में देखने को मिलता है। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने जहां के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा कर सत्ता तो स्थापित की, परंतु विजित हुए स्थानीय तत्वों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे प्रशासन में भागीदार बना दिया। और इस प्रकार उपरोक्त वर्णित दोनों राज्यों के शासकों ने अपने अधीनस्थ छोटे छोटे राजाओं के साथ सहमति संबंध कायम कर लिए। उदाहरण के रूप में इक्ष्वाकु का नाम लिया जा सकता है, जो सातवाहन शासक के अधीनस्थ थे, परंतु सातवाहन शक्ति के कमजोर पड़ने पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। कुषाण शासकों द्वारा धारण की जाने वाली प्रभावशाली उपाधियां जैसे कि महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, शाहनु, शाही आदि इस तथ्य को प्रकट करती है कि उसके अधीन कई छोटे राजा थे जो उन्हें सैनिक सेवा प्रदान करते थे। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में देवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सातवाहनों, शंकों, पहलवों, कुषाणों जैसी सभी प्रमुख राजवंशों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब राजाओं की तुलना देवता से की जाने लगी, जैसे सातवाहन शासकों ने अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन इत्यादि देवताओं से की। कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने चीनी परंपरा के अनुसार देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसके साथ कुषाण शासकों ने रोमन सम्राटों के समान मृत राजाओं की पूजा भी आरंभ की तथा उनकी मूर्तियां बनवाकर उन्हें देवकुल में स्थापित करवाकर राजा को देवता सदृश बनाने का प्रयास किया। मथुरा से प्राप्त देवकुल तथा कनिष्क की सिर विहीन भव्य मूर्ति इसका उदाहरण है। कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने चित्रों को प्रभामंडल, बादलों तथा लपटों से भी विभूषित करवाया। इन सब का उद्देश्य था राजा को देवी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे कि उसे अपनी प्रजा तथा स्थानीय अधीनस्थ शासकों को समर्थन में सहयोग प्राप्त हो सके। इस काल में केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। यद्यपि मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी ब्राह्मणों को जमीन दान में देने का संकेत मिलता है, परंतु प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल का है, जिसमें सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों एवं श्रमणों को राजवंश एवं प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। इस प्रणाली में धार्मिक व्यक्तियों को आरंभ में कर मुक्त भूमि दान में दी गई, परंतु कालांतर में दान ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। दान किए गए क्षेत्रों में राज्याधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित कर दिया
कर दिया गया तथा दान की भूमि पर दान ग्रहीता का वंशानुगत अधिकार स्थापित कर दिया गया। उपरोक्त प्रणाली की वजह से राज्य के अधीन ही अनेक स्वायत्तता प्राप्त इकाइयों का उदय हुआ, जो प्रकारांतर से शांति व्यवस्था का आधार बन गया। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में इनका प्रभाव पूर्ण रूप में दिखने लगा। मौर्योत्तर काल में राज्य के केंद्रीय सत्ता से दूर जनजातीय क्षेत्रों में भी सत्ता स्थापित की गई। इसके लिए सीधे केंद्रीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि सैन्य तत्वों को स्थापित किया गया तथा भूमि अनुदान माध्यम से वहां अर्ध स्वायत्त सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसे सातवाहन शासकों के प्रशासनिक तंत्र में इस लक्षण को देखा जा सकता है तथा जहाँ सेनापति को ही प्रांत का शासन अध्यक्ष बना दिया जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा जाता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े तथा 45 पैदल शामिल होते थे। चूंकि दक्कन या सुदूर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों का न तो पूरी तरह आर्यीकरण हुआ था, न ही वे अपने को नए शासन के अनुकूल बना पाए थे, इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना आवश्यक था। यही कारण सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंधावार जैसे सैनिक शब्दावलियों का प्रयोग व्यापक तौर पर मिलता है। जहाँ कटक और स्कंधावार का महत्व सैनिक छावनी से है। मौर्योत्तर काल में प्रशासन का आम स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा की सत्ता का प्रधान होता था। शुंग, सातवाहन, हिंद, यूनानी, शंख, कुषाण या तमिलहम के राजा, चेर, चोल, पांड्य जैसे सभी राजा राजतंत्रात्मक व्यवस्था के पोषक थे। इस काल के शासकों ने भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की, जैसे राजा राज, सर्वलोकेश्वर, देवपुत्र जैसी उपाधियां सातवाहन और कुषाण शासकों द्वारा ग्रहण की गई। राजा ही सभी गतिविधियों के केंद्र में होता था तथा सभी कुछ उसके अधीनस्थ था, परंतु व्यवहार में क्षेत्रीय तत्व स्थानीय स्तर पर अर्ध स्वायत्त होते थे। इस काल में उत्तराधिकारियों को भी प्रशासन में भागीदारी बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य को अपने 8 पुत्रों में विभाजित कर दिया था। शंको ने भी अपने राज्य में देव राज्य तथा यौव राज्य में युवराज का शासन प्रणाली की स्थापना की थी। इसी प्रकार वाकाटक शासक अपने पुत्रों एवं संबंधियों को शासन में महत्वपूर्ण स्थान देते थे। कुषाणों ने प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली जैसी व्यवस्था की स्थापना की थी। चेर, चोल तथा पांड्य प्रशासन का स्वरूप भी कुल संघ जैसा ही था। राजा आमतौर पर न्यायप्रिय होता था। केंद्रीय सत्ता में मात्र सत्तात्मक तत्व इस काल की नई प्रवृत्ति थी। यह तत्व शंख, कुषाण तथा सातवाहन प्रशासन में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। सातवाहन राजा अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी जोड़ने लगते हैं, जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी अथवा वशिष्ठपुत्र पुलमानी आदि। राज्य अधिकारियों और सामंतों की पत्नियां भी अपने पति का प्रशासकीय पदनाम धारण करती थी, जैसे महासेनापति। शंख शासकों की रानियों ने भी अग्रमहिषी, महादेवी जैसी गौरवपूर्ण उपाधियां धारण की। वाकाटक प्रशासन में रानियां भी कभी कभी प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाती थी, जैसे वाकाटक नरेश रुद्र सेन सेकंड की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रभावती गुप्त ने करीब 20 वर्षों तक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन किया। मौर्योत्तर काल में प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप एक जैसा मात्र इस अर्थ में था कि साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक हिस्सों में बांट दिया जाता था, परंतु प्रांत का स्वरूप तथा उस पर स्थापित गवर्नर का पदनाम एवं अधिकार भिन्न भिन्न थे। जैसे शुंग वंश के शासकों के द्वारा साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा थी। मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। वसुमित्र के उदाहरण से पता चलता है कि राजकुमार कभी कभी सेना का संचालन भी करता था। मालविकाग्निमित्र में शुंग काल के संदर्भ में अमात्य परिषद तथा महाभाष्य में सभा का उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट है कि शुंग शासन को मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। मनुस्मृति में भी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है कि सातवाहन के काल में भी कई प्रशासनिक इकाइयां वहीं रही जो अशोक के काल में थी।
उसका साम्राज्य आहारों में विभक्त होता था। उसके अधिकारी अमात्य या महामात्य कहलाते थे, परंतु जहाँ के प्रशासन में सैन्य तत्व ज़्यादा प्रबल था, क्योंकि सेनापति को ही प्रांतीय गवर्नर बना दिया जाता था। संघ प्रशासन के तहत क्षत्रप प्रणाली का विकास दिखता है, जिसमें उसने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में क्षत्रपों को नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के तौर पर चक्षु, कपिशा, अभिसार, पुरुषपुर, मथुरा आदि प्रदेशों में क्षत्रपों की नियुक्ति की गई थी। कुषाण शासकों ने भी अपने साम्राज्य को विभिन्न क्षत्रपियों में विभक्त किया था। बड़ी क्षत्रपी के शासक को महाक्षत्रप तथा छोटे क्षत्रपी के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। सारनाथ के लेख में महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप वंशपर का नाम मिलता है, जो क्रमश मथुरा तथा वाराणसी में महाक्षत्रप तथा क्षत्रप की हैसियत से नियुक्त था। कुषाण शासन में क्षत्रप के पद पर अधिकांशतया विदेशी व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। कुछ क्षत्रप आनुवंशिक भी होते थे। कभी कभी एक ही प्रदेश में 2 क्षत्रपों की एक साथ नियुक्ति भी होती थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से ज्ञात होता है कि कुषाण साम्राज्य का विभाजन विषय तथा भुक्ति में होता था। कुषाण काल में किसी मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु वहाँ पर दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे अधिकारी की चर्चा मिलती है। संभवतः यह एक सैनिक अधिकारी होता था। शुंग काल में सुविकसित न्याय प्रणाली थी और इसकी जानकारी मनुस्मृति से होती है। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। उपलब्ध साक्ष्यों में शंकों के स्थानीय प्रशासन पर प्रकाश नहीं पड़ सका है। कुषाण शासन में ग्रामों का शासक ग्रामिक के द्वारा संचालित होता था। इसका उल्लेख कनिष्क के मथुरा लेख में मिलता है। ग्रामिक मुख्यतः राजस्व वसूल करने तथा उसे केंद्रीय राजकोष में जमा करने से संबंध होता था, परंतु जहाँ भी सैनिक तत्व ही प्रबल था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मौर्योत्तर काल एक प्रकार से राजनीतिक विशृंखलताओं का युग था, जहाँ केंद्रीकरण के तत्वों का ह्रास दिखता है। छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व के कारण स्थानीय प्रशासन का स्वरूप भी भिन्न भिन्न दिखता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। सातवाहन प्रशासन। सातवाहनकालीन प्रशासन मौर्य प्रशासन तथा क्षेत्रीय तत्वों के बीच सामंजस्य का परिणाम था। सातवाहनों के अधीन ही दक्कन में राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई, किंतु इस क्षेत्र में अभी भी जनजातीय तत्वों की प्रधानता थी, जिन्हें महज सिविल प्रशासन के माध्यम से नियंत्रित करना कठिन था। यही वजह है कि सातवाहन प्रशासन में सैन्य तत्वों की प्रधानता बनी रही। उसी प्रकार मौर्य के विपरीत इस काल में अधिकारी तंत्र सीमित है, क्योंकि इस काल में राज्य का दायित्व सीमित हो गया था। राज्य के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी तत्वों के साथ सामंजस्य बनाया गया और इस तरह सातवाहनकालीन प्रशासन अपने स्वरूप में मौर्यकालीन प्रशासन से अलग बढ़ जाता है। इस काल में भी प्रशासन के राजतंत्रात्मक मॉडल को स्वीकार किया गया है और प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था। सातवाहन शासकों ने अपने को क्षत्रिय के बजाय ब्राह्मण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने को एकमात्र ब्राह्मण घोषित किया है, फिर वह अपने को वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में भी प्रस्तुत करता है। वस्तुतः सातवाहन क्षेत्रीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे तथा एक शासक के रूप में वैधता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना जो संबंध है वो ब्राह्मणों से जोड़ा। उसी प्रकार अपनी सत्ता में प्रभाव को बेहतर स्वीकृति दिलवाने के लिए उन्होंने अपनी तुलना देवताओं से आरंभ कर दी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने अभिलेखों में अपनी तुलना देवता से की है। राजा के कार्यों में सहायता के लिए मंत्रीगण होते थे, किंतु उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। मंत्रियों को अमात्य तथा महामात्य कहा जाता था। राजकीय कार्य के संचालन के लिए एक लेखा विभाग होता था। प्रांतीय प्रशासन के विषय में हमें स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं है। इस काल में सिविल प्रशासन का स्पष्ट विकास देखने को नहीं मिलता। इसका कारण है कि जनजातीय तत्वों का प्रबल होना। यही कारण है कि प्रांतों को सामान्यतः किसी सेनानायक के अधीन रखा जाता था। इसे महासेनापति कहा गया है। सातवाहन स्रोत में हमें विषय तथा आहार की सूचना मिलती है। इनकी तुलना हम मौर्यकालीन जिला प्रशासन से कर सकते हैं। विषय अथवा आहार को अमात्य नामक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता था। फिर आहार के नीचे
ग्रामीण प्रशासन होता था। ग्रामीण प्रशासन में गोलमिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इसके अंतर्गत एक छोटी सी सेना भी रखी जाती थी ताकि वह विद्रोही तत्वों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार सातवाहन प्रशासन में सैन्य तत्वों की प्रधानता बनी रही। सैन्य तत्वों की प्रमुखता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सातवाहन अभिलेख में स्कंदवार शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंदवार का अर्थ है सैनिक मुख्यालय। जनजातीय तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महज सैनिक तत्व ही पर्याप्त नहीं हो सकते थे। यही वजह है कि आर्य संस्कृति के प्रसार के माध्यम से भी राज्य ने अपनी शक्ति एवं प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया। फिर भूमि अनुदान के माध्यम से राज्य के द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को स्थापित किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा वन व्यवस्था का प्रसार किया गया। वहीं बौद्ध भिक्षुओं ने भी लोगों को अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा दी। इस प्रकार भूमि अनुदान राज्य की शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार का एक माध्यम बन गया। किंतु दूसरी तरफ भूमि अनुदान के कारण केंद्रीकरण की शक्ति को धक्का लगा तथा आगे चलकर विघटनकारी प्रवृत्ति को बल मिला। आरंभ में दान ग्रहीता को केवल राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया था, किंतु आगे इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों का प्रवेश वर्जित हो गया और फिर दान ग्रहीताओं को प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे जाने लगे। अतः अब इन क्षेत्रों की स्थिति स्वायत्त क्षेत्र की तरह हो गई थी। आगे की सातवाहन कालीन प्रशासन में एक और विशेषता दिखती है, वह है इसमें मातृसत्तात्मक तत्वों की उपस्थिति। उदाहरण के लिए कई सातवाहन शासक अपने माता के नाम से जाने जाते थे। उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की पत्नियां भी अपने पति की उपाधि धारण करती थी। उदाहरण के लिए महासेना पत्नी। अगर हम सातवाहन कालीन नगर प्रशासन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें उसकी एक विशेषता उभरती है। प्रशासन में क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावकारी तत्वों का वर्चस्व। उदाहरण के लिए नगरों में निगम सभा नामक एक संस्था होती थी। इसमें व्यापारियों व शिल्पियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होती थी। आगे मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था, तो इसे हम करते हैं रीड। मौर्योत्तर काल आर्थिक क्षेत्र में चतुर्दिक विकास का काल था। यह वही काल है जहाँ एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, वहीं दूसरी तरफ शिल्प वाणिज्य व्यापार एवं नगरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले निम्नलिखित कारण थे। प्रथम, भूमि अनुदान के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में कृषि का प्रसार हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुदान के रूप में प्रदत्त भूमि का एक बड़ा भाग गैर आबाद भूमि का होता था, जो दान ग्रहीता के निजी प्रयासों से विकसित किया जाता था। मनु संहिता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मणों को गैर आबाद भूमि ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे, इस काल में कृषि के प्रसार में निजी व्यक्ति की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। उदाहरण के लिए मनु कहता है कि भूमि उसकी होती है जो उसके घास भूसे को साफ कर आबाद करता है। फिर यही बात प्रकांतर से मिलिंद पन्नु नामक ग्रंथ में भी दोहराई गई। तीसरे, समय राज्य की ओर से भी सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए कदम उठाया जाता था। उदाहरण के लिए रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। फिर खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से भी सिंचाई के विकास के लिए राज्य के प्रयास का संकेत मिलता है, जिनमें दावा किया गया है कि खारवेल ने जनता के कल्याण के लिए मगध शासक द्वारा निर्मित नहर की मरम्मत करवाई। इसके अतिरिक्त मनु ने कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी राजा को विधि निर्माण का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए उसका कहना है कि राजा को कृषि उपकरण चुराने वाले खेतों की मेड़ तोड़ने वाले तथा नकली बीज बेचने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कानून बनाने चाहिए। नेक्स्ट है कि मौर्योत्तर काल में शिल्प विकास की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए बुद्ध काल के एक ग्रंथ दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के शिल्पों का जिक्र किया गया है। वहीं मौर्यकालीन ग्रंथ महावास्तु में मात्र 36 प्रकार के शिल्पों का विवरण मिलता है, किंतु मौर्योत्तरकालीन ग्रंथ मिलिंद पन्नु में 75 प्रकार के व्यवसाय का विवरण दिया गया है, जिसमें 60 स्पष्ट रूप में शिल्पों से जुड़े हुए हैं। फिर इस काल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के उत्पादों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए उज्जैन मणका बनाने के
कार्य हेतु प्रसिद्ध था। मथुरा एक विशेष प्रकार के वस्त्र यानी शाटक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उसी प्रकार दक्षिण में अरिकामेडु और उरेर वस्त्रों की रंगाई के काम के लिए जाना जाता था। इस काल में विदेशी यात्रियों ने भी भारत में विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्रों का जिक्र किया है। उदाहरण के लिए प्लिनी भारत को रत्नों की एकमात्र जननी कहता है। उसी प्रकार पेरिप्लस नामक ग्रंथ में कोल्चिबट में कोरकई को मोती उत्पादन का केंद्र बताया गया है। आगे है कि ईसा पूर्व 200 तथा 300 ईस्वी के बीच वाणिज्य व्यापार को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे। प्रथम, किसी अर्थव्यवस्था के प्रसार के परिणाम स्वरूप एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग अस्तित्व में आया और फिर इसने वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। विशेषकर विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ाने में इस वर्ग की विशिष्ट भूमिका रही। दूसरे, इस काल में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अनाजों के व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। तीसरे, इस काल में भारत के व्यापारिक सहयोगी के रूप में पश्चिम तथा पूर्व में पश्चिम रोमन साम्राज्य एवं हान साम्राज्य, ब्रिटेन में चीन का उद्भव हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल में रेशम मार्ग के कुछ भाग पर कुषाणों का नियंत्रण था। फिर जब पहली सदी में मानसून की खोज हुई तो स्थल व्यापार की जगह समुद्री व्यापार को विशेष प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है हमारा कि इस काल में भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी एशिया के क्षेत्र और फिर मध्य एशिया के क्षेत्र, चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ था। भारत कुछ वस्तुएं सीधे पश्चिमी रोमन साम्राज्य को निर्यात करता था और फिर इस निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुएं चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया से मंगाता था। भारत से पश्चिमी रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु मसाले थी और इसके अतिरिक्त लोहा उपकरण, सूती तथा रेशमी वस्त्र, कीमती द्रव्य तथा औषधि भी भारत से पश्चिमी रोमन साम्राज्य को निर्यात किया जाता था। बदले में रोमन साम्राज्य से भारत को आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी रोमन सिक्के। रोमन सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं और फिर ये उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत से अधिक मिले हैं। वस्तुतः उत्तर भारत में उन मुद्राओं की कमी का एक कारण हो सकता है उत्तर भारत के शासकों के द्वारा संभवतः उन्हें दोबारा जारी कर दिया जाना। फिर आयात की मदों में सोने और चांदी के अतिरिक्त अरेटाइन, मर्दबांड, शराब के 2 हत्थे, कलश आदि शामिल थे। किंतु यह व्यापार संतुलन संभवतः भारत के पक्ष में था क्योंकि एक रोमन लेखक प्लिनी ने रोम से निकास हो रहे कीमती धातु पर अपना दुख व्यक्त किया है। इस काल में ब्राह्म व्यापार तथा आंतरिक व्यापार दोनों को प्रेरित करने वाला एक कारक था। महत्वपूर्ण मार्गों एवं बंदरगाहों का विकास। सबसे महत्वपूर्ण मार्ग उत्तरापथ था जो पूर्व में ताम्रलिप्ति जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ताम्रलिप्ति तथा पश्चिम में भड़ोच जैसे ठीक है, जो पश्चिमी तट पर है वो है भड़ोच जैसे बंदरगाहों को। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला तथा पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर से जोड़ता था और फिर यह मार्ग पेशावर से मध्य एशिया के रेशम मार्ग से जुड़ जाता था। उसी प्रकार इस काल में दक्षिणापथ का भी विकास हो चुका था। दक्षिणापथ में एक महत्वपूर्ण मार्ग उज्जैन को अमरावती से जोड़ता था। फिर एक दूसरे मार्ग का विकास मुजिरिस एवं कावेरीपट्टनम के बीच हुआ था। फिर इस काल में कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए उत्तर में 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह बारबरिकम तथा बेरीगाजा ब्रिटेन में भड़ोच थे। बारबरिकम सिंधु नदी के मुहानों पर स्थित था, वहीं भड़ोच गुजरात तट पर स्थित था। पूर्व में ताम्रलिप्ति भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और इसके अतिरिक्त पेरिप्लस नामक ग्रंथ में बंदरगाहों की एक सूची दी गई है। इनमें से कुछ बंदरगाह यथा टिंडिस, मुजिरिस, नैलसिंडा आदि मालाबार तट पर तथा अरिक्कमेडु, कावेरीपट्टनम एवं कोरकई आदि कोरोमंडल तट पर स्थित थे। मरणोत्तर काल में व्यापारी और शिल्पी संघ तथा श्रेणी में संगठित थे और इन संघ एवं श्रेणियों का ने केवल आर्थिक जीवन में वरन सामाजिक जीवन में भी भूमिका थी।
इन श्रेणियों को स्वायत्तता प्राप्त थी। इन्हें अपने सदस्यों के सामाजिक जीवन के नियमन का भी अधिकार था। इनकी अपनी मोहरें होती थी तथा उनके अपने झंडे होते थे। इसके साथ ही इसके अपने कानून थे जो राज्य के कानून के समकक्ष होते थे। और इन श्रेणियों एवं संघों के द्वारा बौद्ध तथा जैन संघों को प्रचुर मात्रा में अनुदान दिया गया। ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच का काल मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से भी प्रगति का काल माना जाता है। फिर यह वही काल है जब शैक्षिक नगरीकरण अपने विकास की उच्च स्थिति में पहुंच गया। इस काल में ने केवल सोने चांदी के वर्ण, तांबे, कांसे एवं शीशे के सिक्के भी जारी किए गए। उदाहरण के लिए सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए। इस काल में कुषाण शासकों के अंतर्गत मथुरा, बनारस आदि नगरों का विकास हुआ। वहीं शंकों के अंतर्गत उज्जैन एक प्रमुख नगर के रूप में विकसित हुआ। सुदूर दक्षिण अमेरिका में मुजीरस तथा कावेरीपट्टनम जैसे बंदरगाहों का विकास नगर के रूप में हुआ। उसी प्रकार सातवाहन क्षेत्र में नगर पैठान, अमरावती, डाल्यागंटक आदि नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच का काल भारतीय उपमहाद्वीप में आर्थिक प्रगति का काल सिद्ध हुआ। आगे सातवाहनकालीन अर्थव्यवस्था। तो सातवाहनकालीन अर्थव्यवस्था देखते हैं कि सातवाहनकालीन अर्थव्यवस्था में उत्तर भारत के तत्व तथा एवं क्षेत्रीय तत्व दोनों के बीच सामंजस्य देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में दक्कन क्षेत्र में लोहा उपकरणों का प्रयोग महापाषाण काल में आरंभ हो चुका था तथा कृषि में भी इन उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। फिर भी ये उपकरण अधिक बेहतर किस्म के नहीं थे तथा कृषि भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। किंतु आगे मौर्य साम्राज्य से संपर्क के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए मौर्य से संपर्क के पश्चात इस क्षेत्र में बेहतर किस्म के लोहे उपकरणों का प्रयोग, धान के बेहतर किस्म, पक्के ईंट, घेरेदार कुएं आदि का प्रचलन आरंभ हो गया। अब तक सातवाहनों के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापक प्रोत्साहन मिला। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होने लगा। कपास भी एक मुख्य फसल के रूप में स्थापित हुआ। भूमि अनुदान के माध्यम से नए क्षेत्रों में कृषि के प्रसार को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। खदानों की उपलब्धता ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। इस काल के क्लासिकल लेखक सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में एक बड़ी जनसंख्या की उपस्थिति की सूचना प्रदान करते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास और जनसंख्या वृद्धि ने शिल्पों के विकास को प्रोत्साहन दिया। सातवाहनों के अधीन शिल्पी केवल नगरों में ही नहीं वरन गांवों में भी बसते थे। उदाहरण के लिए आंध्र के तेलंगाना क्षेत्र में करीमनगर एवं नालकोड़ा जैसे गांवों में लोहा शिल्पी की मौजूदगी की सूचना प्राप्त होती है। और लोहे के अतिरिक्त कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में सोने का भी उत्पादन होता था। फिर भी सातवाहनों के अधीन सोने का उपयोग कीमती धातु के रूप में किया गया। मुद्रा के रूप में इस धातु का उपयोग नहीं देखा गया। फिर सातवाहनों के अधीन सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र के उत्पादन के कई केंद्र थे तथा इन वस्तुओं का बाहर निर्यात भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों को तराशना भी एक महत्वपूर्ण शिल्प में शामिल था। आगे है कि इस काल में शिल्प तथा व्यापारी अपने को श्रेणी या निगम के रूप में संगठित करने लगे थे। राज्य की ओर से इन श्रेणियों तथा निगमों को कई विशेषाधिकार स्वायत्तता प्राप्त थी एवं आर्थिक तथा सामाजिक जीवन दोनों में इन शिल्पियों की भागीदारी थी। उदाहरण के लिए ये श्रेणियां वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करती थी तथा बैंक का भी कार्य करती थी। नासिक में गोवर्धन नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि कुछ बौद्ध उपासकों ने श्रेणियों के अंतर्गत कुछ राशि जमा कर दी थी ताकि उस रकम से ब्याज से बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता पूरी हो सके, अर्थात ब्याज की राशि से उन्हें आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जा सके। श्रेणियाँ एक प्रधान अथवा ज्येष्ठक के अंतर्गत कार्य करती थी। इस प्रधान को परामर्श देने के लिए एक समिति होती थी। श्रेणियों के अपने झंडे तथा अपनी मोहर होती थी। वे निजी सुरक्षा के लिए सेना भी रखती थी। श्रेणियों को शिल्पियों के व्यक्तिगत जीवन में दखल देने का भी अधिकार था। अगर कोई महिला बौद्ध संघ की सदस्यता ग्रहण करना चाहती थी तो उसे अपने पति के अतिरिक्त पति के संघ से भी अनुमति लेनी होती। इन श्रेणियों के द्वारा बौद्ध संघों को प्रचुर मात्रा में अनुदान दिए गए। ये अनुदान श्रेणियों के नाम से जारी किए जाते थे।
इस प्रकार अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न धार्मिक समुदायों को दिए गए योगदान श्रेणियों के लिए प्रचार के माध्यम भी थे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। इसके साथ आज का हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है मरणोत्तर काल, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इसका ये वाला आज का पार्ट ख़त्म होता है। तो सुनने से भी बहुत अच्छा होता है हिस्ट्री ऑप्शनल, तो इसको बार बार सुनिए ताकि आपका और अच्छे से हो पाए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।